नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। छठे चरण में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। 58 सीटों पर 5 घंटे हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे दौर में वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। शुरुआती 5 घंटों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और सुबह 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े भी आ गए हैं। सुबह 11 बजे तक जो ओवरऑल आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज का आया है वो 26% मतदान का आया है सामने। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देखिए अभी तक ये ट्रेंड देखने के लिए मिला है। पूर्वी भारत, खासतौर से पश्चिम बंगाल, जो हर बार वोटिंग परसेंटेज के मामले में बाजी मारता हुआ नजर आता है, इस बार भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सुबह 11 बजे तक 37% वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आया है। वहीं बिहार में 11 बजे तक महज 24% वोटिंग ही हुई है। हरियाणा में 11 बजे तक 22% मतदान हुआ है। ओवरऑल आंकड़ा जो है वो 26% के आसपास का है। सुबह 11 बजे तक का यह आंकड़ा है। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं। छठे दौर के लिए ये मतदान हो रहा है और 7वें चरण के लिए प्रचार में जोर लगाते हुए दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के पाटलिपुत्र में चुनावी सभा। जो 24/7 आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, जो 24/7 अच्छी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे देने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है। कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं। और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाई। अपना काम बनता, जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता, ये ऐसे लोग हैं भाई और बहनों, ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है। अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। और भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए?
भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। वहीं दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन के लोग, और मैं जब कहता हूं तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जो बात बताता हूं एक बार खुद भी जांच पड़ताल करके देख लेना। मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग घोर सांप्रदायिक है। इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये घोर सांप्रदायिक है। ये लोग घोर जातिवादी है और ये लोग घोर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं? पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं? आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं। इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे
कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। मैं बात कड़वी बता रहा हूं क्योंकि मेरे जहन पर बड़े घाव लगे हैं भाइयों। और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षण से बहुत मदद मिलती थी, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे बिहार की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कि आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी से विश्वासघात कर रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज जिस समय हिंदुस्तान में छठे चरण के लिए वोटिंग चल रही है, उस दौरान पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, नाम फवाद चौधरी हैं, लगातार विवादों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, केजरीवाल के समर्थन में एक्स पर पोस्ट किया है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की तरफ से जो वोट की अपील की गई थी उसी को रीपोस्ट करते हुए फवाद चौधरी का केजरीवाल के समर्थन में ये सोशल मीडिया पर पोस्ट आप देख रहे हैं आप। ये अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर अरविंद केजरीवाल का परिवार नजर आ रहा है, वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए। और अरविंद केजरीवाल ने जो वोट की अपील की उसी पर सोशल मीडिया पर ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, नाम फवाद चौधरी हैं, अपने बेतुके बयानों को लेकर कई बार ये सुर्खियों में रहे हैं। और पिछले दिनों इन्होंने राहुल गांधी की जिस तरीके की तारीफ की थी, उसके बाद बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आ गए थे। और अब इन्हीं फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया वाले पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया और कुछ लिखा भी अपनी तरफ से। क्या लिखा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे लगता है जरा एक त्वरित टिप्पणी लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल, अभय दुबे जी, राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आप सभी का। अभय सर से शुरुआत करते हैं। सर, ये भारत में चुनाव और ये रह रहकर पाकिस्तान, बल्कि यूं के फवाद चौधरी जो हैं, इन्हीं के ये जो बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, अब एक और मौका मिल गया है यहाँ पर तो राजनीति करने का देश में। पिछली बार फवाद चौधरी ने जो किया था
तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका बड़ा फायदा उठाने की कोशिश की थी। अब फिर से अभी पंजाब का चुनाव बाकी है, हरियाणा और दिल्ली का तो आज ही हो रहा है, तो इन सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त दावेदारी है इन जगहों पर। तो भारतीय जनता पार्टी वाले फिर इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मतदाता इस प्रकार की बातों को सुनकर अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करते हैं और तय करते हैं कि हम किस पार्टी को वोट दें या किस पार्टी को वोट न दें। लेकिन चुनाव चल रहा है तो उसमें इस तरह की अंत्याक्षरी जो है वो लगातार जारी रहती है। ठीक है, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो काली रंग की गाड़ी आपको नजर आ रही है, इसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद हैं। धोनी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। तो ये रांची की तस्वीरें आपके सामने हैं, महेंद्र सिंह धोनी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अभी तक आईपीएल में व्यस्त महेंद्र सिंह धोनी, और अब महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे हैं रांची वोट डालने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वीवीआईपीज हैं उनके वोट डालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली की भी 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में राजनीति के वो दिग्गज जो दिल्ली के वोटर हैं वो नजर आए वोट डालते हुए, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, हरदीप पुरी, ये तमाम वो बड़े नेता, देश की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, सबको हमने देखा आज वोट डालते हुए। और अब सुबह क्रिकेटर कपिल देव से लेकर गौतम गंभीर तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और अब देखिए दोपहर होते होते रांची की ये तस्वीर आपके सामने है, महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय वहीं पर मौजूद हैं, इस कोशिश में है कि किसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी से बात की जाए। फिलहाल मीडिया का वहां पर इतना जमावड़ा है कि जगह बनाई जा रही है और इंतजार इस बात का कि महेंद्र सिंह धोनी जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलें तो फिर मीडिया से क्या कुछ कहेंगे, बात करेंगे, या फिर ये आश्वासन देकर जाएंगे कि पहले वोट डाल आएं, उसके बाद ही मीडिया से कोई बात होगी। छठे दौर के लिए आज वोटिंग हो रही है। 58 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से अपील की गई थी कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। खासतौर से युवा और महिलाओं से कहा गया था कि हिस्सेदारी लेना जरूरी है, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बनिए। और उसी क्रम में तमाम खासुआम वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल ये वो वीवीआईपी चेहरा जो बस आपको नजर आने ही वाला है, महेंद्र सिंह धोनी की मैं बात कर रही हूं। महेंद्र सिंह धोनी इसी गाड़ी में बैठकर पहुंचे हैं पोलिंग बूथ वोट डालने के लिए। कुछ व्यवस्था की जा रही है वहां पर, भीड़ इतनी ज्यादा है ताकि जगह बन सके और महेंद्र सिंह धोनी जब गाड़ी से उतरे तो सीधे पोलिंग बूथ के भीतर जा सके। इंतजार है महेंद्र सिंह धोनी की पहली तस्वीर का और देखना दिलचस्प होगा कि अकेले पहुंचे हैं वोट डालने के लिए या फिर परिवार के अन्य लोग भी उनके साथ हैं या नहीं हैं। महेंद्र सिंह धोनी का अपना घर जो है वो रांची में ही है। जब भी महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट से, काम की व्यस्तताओं से समय मिलता है तो वो रांची में नजर आते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताते हुए। बाइकों के बहुत शौकीन हैं, घर पर उनकी जो बाइकों का कलेक्शन है वो भी अक्सर रांची में नजर आता है। और फिलहाल रांची में महेंद्र सिंह धोनी को आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। गाड़ी को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि पोलिंग बूथ का जो दरवाजा है उसके जितना निकट हो सके वहां तक गाड़ी को पहुंचाया जा सके। भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। रांची के लोगों में भी देखिए महेंद्र सिंह धोनी को लेकर लगातार क्रेज बना रहता है। एक जुड़ाव जो रांची के लोग महेंद्र सिंह धोनी से महसूस करते हैं और जब भी मौका मिलता है महेंद्र सिंह धोनी के साथ सेल्फी लेने से कोई चूकना नहीं चाहता। और उसी क्रम में पोलिंग बूथ पर जो आम लोग मौजूद हैं वो भी, जी आप देख सकते हैं रुमाना महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह 10 बजे से फैंस इंतजार कर रही है, मीडिया यहाँ पर है और अब यहाँ पर सुरक्षा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 10 बजे का समय था जब धोनी को यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचना था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए धोनी अब यहाँ पर पहुँच पाए हैं। आप जैसे तस्वीरों में देख पा रहे हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है, गाड़ी को बिल्कुल अंदर जहां पर वोट डालने के लिए बिल्कुल अंदर लाकर खड़ा कर दिया गया है ताकि वो आराम से यहां पर जाकर वोट डाल सके। मैं आपको बताऊं कि धोनी हर बार यानी कि 2019 में भी यहीं पर वोट डालने आए थे। शामली, ये इसी स्कूल से धोनी ने पढ़ाई भी की है और ऐसे में स्कूल से उनका जुड़ाव जो है बहुत ज़्यादा है। हर बार जब धोनी यहाँ पर वोट डालने पहुँचते हैं तो उनका परिवार भी देखने को मिलता है। आज भी जो बात थी उसके अनुसार धोनी अपने पूरे परिवार के साथ यानी कि साक्षी धोनी और उनके माता पिता के साथ पहुंचने वाले थे, लेकिन इस वक्त तस्वीरों में
कोई नजर नहीं आ रहा। धोनी अपने दोस्त के साथ, वो समय जिसका इंतजार देखिए आप, धोनी की पहली झलक जिसके लिए लोग यहाँ पर पागल है, इंतजार करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर खड़े लोग एकदम पागल है धोनी के लिए। वो क्रेज जो आप देख पाएंगे, लोग एकदम सिर्फ एक झलक धोनी की पाने के लिए भीड़ में कई घंटों से लंबी लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं। और अब धोनी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि क्या क्रेज है यहाँ पर, बच्चे बूढ़े सभी एक बार हाथ मिलाने के लिए धोनी से हाथ मिलाने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और 10 बजे से यही भीड़, यही क्रेज देखने को मिल रही है। मैं बताऊं कि धोनी का क्रेज इतना ज्यादा है यहाँ पर कि ये पूरा जो इलाका है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शामली, ये इलाका पूरा जाम कर दिया गया है। इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए धोनी अब बस वोट डालने के लिए अंदर जा रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर सुरक्षा के बावजूद घिराव किया गया, उसके बावजूद यहाँ पर आप भीड़ देख सकती हैं कितनी ज्यादा है। और इतना तापमान होने के बावजूद रुमाना जिस तरीके का क्रेज है धोनी का, वो देखने बनता है। अभी आईपीएल कुछ दिनों पहले ही सीएसके का खत्म करके आखिरी मैच हार कर यहाँ पर धोनी यहाँ पर पहुंचे हैं, काफी हताश थे। लेकिन अभी यहाँ पर धोनी अपना कर्तव्य कभी पूरा करना नहीं भूलते। इतनी भीड़, इतने क्रेज के बावजूद वो हर बार यहाँ पर वोट डालने पहुंचते हैं। 2019 में अपने पूरे आईपीएल में सीएसके की टीम, जो धोनी की टीम है, उसका सफर खत्म हो गया है। फिलहाल आप महेंद्र सिंह धोनी और उनके लिए दीवानगी देख रहे हैं पोलिंग बूथ पर, जहां पर धोनी पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। मैं जरा आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलती हूँ। अनुराग ठाकुर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। और अगले 7 दिनों में बाकियों से वोट भी मांग लेना, और 1 तारीख को सब कमल का बटन दबाकर मुझे अपना सांसद और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना देना। साथियों, एक बात कह रहा हूं, 500 साल में जो कोई नहीं कर पाया, आपकी वोट की ताकत ने करके दिखाया है। मोदी जी ने हमारी भावनाओं का सम्मान रखते हुए अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर बनाया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंत में आखिरी नारा, और फिर मैं अपना स्थान ले रहा हूं। अमित भाई के स्वागत के लिए एक बार फिर स्वागत है जी, स्वागत है, 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 स्वागत है जी, स्वागत है। भाई और बहनों, मैं जब से राजनीति में आया, अमित भाई का आशीर्वाद सदा बना रहा। पिछली बार भी मेरे चुनाव में आकर अमित भाई ने आशीर्वाद दिया था, और इस बार इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद आपने बाकी जगह छोड़कर मुझे आशीर्वाद देने आए। आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ आपका आशीर्वाद लेने के लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके एकीकृत भारत के निर्माण में और मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के ध्येय को पूर्ण करते हुए नागरिक समान आचार संहिता को लागू करने वाले देश के ऐसे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह जी से मेरा निवेदन है कि आप आएं और अपने शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित भाई शाह जी, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। आदरणीय गृह मंत्री जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हमीरपुर वालों को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अनुराग को फिर से जिताना है या नहीं जिताना है? तो भले लोगों, ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।
विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी श्री अनुराग ठाकुर जी, ताली बजाओ भाई अनुराग के लिए। कूटलेहड़ से हमारे विधानसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी भुट्टो जी, गगरेट से श्री चैतन्य शर्मा जी, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सारे नेतागण, श्रीमान सतपाल सिंह सत्ती, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले चिंतपूर्णी मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये देवभूमि में स्थित सभी देवी देवताओं को गसोतेश्वर महादेव मंदिर, माता नैनो देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ का स्थान, ये सभी सिद्ध स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, आज छठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक छठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो भाइयों बहनों, 400 पार की जिम्मेदारी किस पर है? ये 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं, 40। और हमारे 3 विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, यहां पर भी कमल फूल की सरकार बनेगी। बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? अगर कमल फूल की सरकार बनानी है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताना है, ये याद रखना भाई। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब हमीरपुर वालों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं देश भर में अनेक जगह पे सभा करने जाता हूं, तब कहते हैं कि अमित भाई, हमारे सांसद को मंत्री बना देना। सारे देश भर में कहते हैं, मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है।
अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं। युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्षता मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने किया। खेल के क्षेत्र में भी अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है। जतन कर रखना, बहुत बड़ा नेता आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। हमीरपुर वालों, आज हमीरपुर का भर भर कर विकास हुआ। वैसे भी मोदी जी हिमाचल के लिए कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। हिमाचल पर मोदी जी का बड़ा प्यार है भाइयों, बड़ा प्यार है। कई बार तो हमारे गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के, इतना प्यार करते हैं। और अनुराग जी ने भी बड़े प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। 10,000 करोड़ से कीरतपुर नहर चौक 4 लेन रोड, 1300 करोड़ से हमीरपुर मंडी खंड का चौड़ीकरण, 1200 करोड़ से हमीरपुर धर्मपुर मंडी हाईवे, 870 करोड़ से लठियाणी मंडली पुल बनाया, 350 करोड़ से कंदौर हमीरपुर का चौड़ीकरण, 1000 करोड़ से बिलासपुर लेह रेलवे लाइन, 2000 करोड़ से बल्क ड्रग पार्क लाकर पूरे हिमाचल का विकास का काम। तो हिमाचल के हमीरपुर में हुंकार भरते हुए अमित शाह को आप सुन रहे थे। मोदी सरकार के दौरान जो काम हिमाचल के लिए हुए उन्हें अमित शाह गिना रहे हैं। देखिए, छठे दौर के लिए वोटिंग जारी है। तमाम खासोआम वोट डाल रहे हैं। राज्यसभा के सांसद हैं कपिल सिब्बल, वोटिंग की है उन्होंने और उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि सभी को मतदान जरूर करना चाहिए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है ये अभी बताना तो मुश्किल है। पत्नी के साथ आप देख रहे हैं कपिल सिब्बल वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए। मेरे साथ हैं वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, जिन्होंने कि परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सर, पहले तो क्या अपील करेंगे वोटरों से? आज वोट करो और जो मन में आए, जिसको चाहते हो कि वो आपकी पार्लियामेंट में आए, संसद में आए, उसको वोट करो। कोई कैंपेन नहीं होना चाहिए और देश की स्थिति को देखते हुए वोट करो। अब लोकसभा चुनाव लगभग खत्म होने वाला है, सेकेंड लास्ट फेज आज है। क्या लग रहा है सर देश का माहौल आपको, क्योंकि एक तरफ से 400 पार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है? नहीं, देखिए, वो तो मैं ऐसी बातें कभी करता नहीं हूँ। जो 400 पार करेगा वो करेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं भी करेगा। तो ये तो पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। 4 तारीख को तो खुल ही जाएगा। कपिल सिब्बल साहब को तस्वीर क्या नजर आ रही है 4 जून? 4 जून की तस्वीर बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि इतना विशाल देश है। हाँ, उसमें लगभग 700-800 करोड़ वोट देने वाले लोग हैं। देहात में हैं, शहरों में हैं, पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो अपने मन से लोग वोट करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है कहना। आपको लगता है कुछ भी हो सकता है? नहीं, देखो, कुछ भी, वैसे तो
चुनाव में कुछ भी हो सकता है। हाँ, 400 पार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। एक आखिरी में पूछूंगा सर, चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो ईवीएम की बात हो या फिर वोटर प्रतिशत बढ़ने की बात हो, 17C फॉर्म की बात हो, आप लगातार इन मुद्दों पर मुखर रहे हैं। किसी भी देश में इस तरह से इस बयानबाजी के जैसे हो रही है, चुनाव नहीं होने चाहिए। जितना विष फैलाया जा रहा है, जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, देखो ये हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सहनशीलता के साथ बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से लोग बयान दे रहे हैं ना, तो अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग है तो वोट जरूर दीजिए, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए।